2022 में एक चीनी जासूसी सैटेलाइट ने नेवादा के रेगिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए कुछ ऐसा देखा जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। कुछ बहुत विशाल, कुछ ऐसा जिसे अमेरिकी वायुसेना ने कभी आधिकारिक रूप से बनाने की बात स्वीकार नहीं की है। पेंटागन ने कुछ नहीं कहा, और अगर आप पेंटागन को जानते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। ये कहानी कहीं सुनसान जगह से शुरू होती है, खास तौर पर नेवादा के विशाल टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज एनटीटीआर से। यह एक प्रतिबंधित रेगिस्तानी इलाका है जो आकार में स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है। यही वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे गोपनीय हथियार बनाए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, और अगर वे काम नहीं करते तो उन्हें भुला दिया जाता है। ये एक सैन्य अड्डा कम और एक औद्योगिक रहस्य से ज्यादा है। मोजावे और ग्रेट बेसिन रेगिस्तान पहले से ही राज छिपाए रखने में माहिर थे। अमेरिकी सरकार ने बस इसे आधिकारिक बना दिया। तो आखिर सैटेलाइट्स ने क्या पकड़ा? क्या चीन ने अमेरिका के अगले क्रांतिकारी हथियार का सबूत खोज लिया है, या अगर यह सिर्फ एक साधारण गोदाम है तो ये वायुसेना ने जिसके अस्तित्व को अब तक स्वीकार किया है से बड़ा क्यों है? मैं जवाब तलाशने निकला। फरवरी 2023 में एक चीनी जासूसी गुब्बारा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर बहता हुआ गया। इसने मोंटाना के ऊपर 8 की आकृति में सावधानी से चक्कर लगाए। यह माल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस पर मिनटमैन 3 साइलो के ऊपर मंडराता रहा और रियल टाइम में बीजिंग को सिग्नल भेजता रहा। यह उस जगह के ऊपर बहता रहा इससे पहले कि एक F-22 ने आखिरकार इसे साउथ कैरोलिना के तट के पास मार गिराया। सार्वजनिक रूप से अधिकारियों ने कहा कि इससे मिली खुफिया जानकारी का महत्व सीमित था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जब बाद में आंतरिक मूल्यांकन सामने आए तो उन्होंने एक बहुत ही कम सुकून देने वाली तस्वीर पेश की। उन रिपोर्टों के अनुसार गुब्बारे ने ऊपर से गुजरते हुए सफलतापूर्वक खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि उसने वही किया जिसके लिए उसे भेजा गया था। चीनी सैटेलाइट्स हफ्ते के ज्यादातर दिनों में नेवादा के ऊपर से गुजरते हैं। रूसी सैटेलाइट्स अपनी खुद की समय सारणी का पालन करते हैं, और अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो निजी इमेजिंग कंपनियां आपको कुछ $100 में ग्रूम लेक की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खुशी खुशी बेच देंगी। और जो विश्लेषक इन तस्वीरों का अध्ययन करते हैं वे बार बार एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एनटीटीआर के अंदर कुछ असामान्य बनाया जा रहा है। सबूत किसी भी व्यक्ति के लिए दिखाई दे सकते हैं जो देखना चाहता है, लेकिन एयरफोर्स अब भी ये मानने से इनकार करती है कि इसका अस्तित्व है। 2022 की शुरुआत उन निजी सैटेलाइट्स में से एक ने तयशुदा उड़ानों के बीच बेस को चौंका दिया। उस तस्वीर में एक डेल्टा आकार का विमान टैक्सीवे पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसके एक हिस्से पर एक सुरक्षात्मक टेंट डाला गया था, लेकिन संरचना इतनी खुली थी कि नीचे की रूपरेखा साफ देखी जा सकती थी। उसका आकार पहचानना मुश्किल नहीं था। पूंछ रहित और घुमावदार विंगटिप्स के साथ यह किसी भी ऐसे विमान से मेल नहीं खाता जिसे यूएस एयरफोर्स ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया हो। कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया, पेंटागन ने कोई टिप्पणी नहीं की, नॉर्थरॉप ग्रुमन, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने भी कुछ नहीं कहा। अन्य तस्वीरों में एक हैंगर दिखाई दिया जिसकी चौड़ाई लगभग 215 फीट थी। एयरफोर्स इतनी बड़ी इमारतें केवल भंडारण के लिए नहीं बनाती, इतनी बड़ी इमारतें किसी खास चीज के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी चीज जो कम से कम अभी के लिए जिसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। और चीनी जानते थे कि ठीक कहां देखना है। ये जमीन जो इन सबको छुपाती है सिर्फ एक बेस तक सीमित नहीं है। सियरा नेवादा की पूर्वी ढलानों से लेकर न्यू मैक्सिको की पश्चिमी सीमा तक ये एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, निरंतर फैला हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र है। कैलिफोर्निया की तरफ मोजावे रेगिस्तान, नेवादा से लेकर यूटा तक फैला हुआ ग्रेट बेसिन एक रोड एटलस पर यह खाली रेगिस्तान जैसा दिखता है। एक गोपनीय नक्शे पर यह अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में रही सबसे कीमती जमीनों में से एक लगती है। जो मैंने पाया वो आने वाले 50 सालों के वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देता है। नेवादा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज के ऊपर प्रतिबंधित क्षेत्र 12,000 वर्ग मील से भी ज्यादा फैला है। इसके चारों ओर 7,000 वर्ग मील का साझा सैन्य हवाई क्षेत्र है। दोनों मिलाकर यह स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। कोई भी वाणिज्यिक उड़ान इसके ऊपर से नहीं गुजरती। रक्षा विभाग ने 29 अक्टूबर 1940 से इस हवाई क्षेत्र को बंद रखा है। 86 वर्षों की लगातार नियंत्रण में नक्शे पर रेखाएं सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ी हैं, बाहर की ओर। दक्षिण न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज जमीन पर 3,200 वर्ग मील में फैली हुई है। इसमें पूरा प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र जोड़ दें तो ये लगभग 7,600 वर्ग मील तक फैल जाती है, जो रेगिस्तान की जमीन से लेकर अंतरिक्ष की सीमा तक जाती है। ये देश का सबसे बड़ा प्रतिबंधित रक्षा विभाग हवाई क्षेत्र है। कुछ घंटे पश्चिम में नेवल एयर वेपन स्टेशन चाइना लेक है, जो पश्चिमी मोहावी रेगिस्तान में 11 लाख एकड़ में फैला हुआ है। ये वो जमीन है जो अमेरिकी नौसेना अपने नए हथियारों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल करती है, और ये कुल भूमि का 85% है। इन तीनों स्थानों को एक साथ जोड़ लें, फिर इस क्षेत्र में फैले दर्जनों छोटे रेंज भी जोड़ दें। जो सामने आता है वो बेसों का समूह नहीं है, बल्कि 3 राज्यों में फैला एक लगातार नोगो जोन है।
ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सघन सैन्य परीक्षण क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने क्षेत्र में लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है। केवल चीन के पास इससे अधिक है। यह सब संयोग से नहीं हुआ। यह 80 साल की एक परियोजना का परिणाम है, जो 14 प्रशासन, 6 बड़े युद्धों और अमेरिका के युद्ध के बारे में सोचने के तरीके में 2 बार पूरी तरह बदलाव के दौरान चला। इन सब के बावजूद दिशा कभी वास्तव में नहीं बदली, नक्शा बस फैलता ही गया। अमेरिकी युद्ध मशीन की सबसे कीमती जमीन नॉर्दर्न वर्जीनिया में नहीं है, ना ही सदर्न कैलिफोर्निया के इंजीनियरिंग हब्स में, और यहां तक कि खुद पेंटागन के अंदर भी नहीं। ये सूखी झीलों, नमक के मैदानों और पथरीले बेसिनों की एक पट्टी है। चीन इसे गोबी में नहीं दोहरा सकता, रूस इसे साइबेरिया में नहीं कर सकता और सऊदी अरब इसे रूब अल खाली में नहीं कर सकता। धरती पर खाली जमीन की कोई कमी नहीं है। कुछ तो आकार में अमेरिकी दक्षिण पश्चिम से भी बड़ी है, लेकिन उन जगहों में से किसी ने भी वो नहीं बनाया जो अमेरिकी दक्षिण पश्चिम ने बनाया है। क्योंकि बात सिर्फ जगह की नहीं है, ये 4 शर्तों पर निर्भर करता है जो सभी एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है खुद हवा। ग्रेट बेसिन समुद्र तल से 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का वातावरण पतला, स्थिर और अनुमानित है, जैसा कि निचली ऊंचाइयों पर नहीं होता। रडार रीडिंग्स ज्यादा साफ आती हैं, सेंसर लंबे समय तक कैलिब्रेटेड रहते हैं और मिसाइलें कम बाहरी व्यवधानों के साथ उड़ती हैं। यहां तक कि वे छोटे छोटे कारक भी जो कहीं और डेटा को विकृत कर सकते हैं, यहां कम हो जाते हैं। ग्रोम लेक के ऊपर किए गए फ्लाइट टेस्ट तटीय क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा साफ और भरोसेमंद डेटा देते हैं, वो भी उनके सबसे अच्छे दिनों में भी। फिर यहाँ का आसमान है। मोजावे और ग्रेट बेसिन में साल में 300 से ज्यादा दिन बिना बादलों के होते हैं। मैक 1 से तेज किसी वाहन को ट्रैक करने के लिए सैकड़ों मील तक बिना रुके सीधी नजर चाहिए होती है। बादलों की एक परत भी उस टेस्ट को बर्बाद कर सकती है, जिसे तैयार करने में 18 महीने लगे हों। इन सबके नीचे जमीन है। सूखी झीलों की सतहें धरती की सबसे समतल प्राकृतिक सतहों में से हैं। ग्रोम लेक, एडवर्ड्स की रोजर्स ड्राई लेक, व्हाइट सैंड्स के जिप्सम फ्लैट्स, एनटीटीआर के अंदर युक्का ड्राई लेक, इन्हें रनवे की तरह इस्तेमाल करने के लिए किसी तैयारी या निर्माण की जरूरत नहीं होती। एक नया विमान सीधे सूखी झील की सतह पर उतर सकता है, टचडाउन कर सकता है और सिर्फ सख्त जमीन पर रुक सकता है। आखिरी शर्त है, जिसे ज्यादातर विदेशी योजनाकार कम आंकते हैं, नजदीकी। पामडेल में एयरफोर्स प्लांट 42 एडवर्ड्स से ट्रक द्वारा लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। अन्य सुविधाएं इतनी पास हैं कि इंजीनियर सुबह डिजाइन रूम से निकल सकते हैं और दोपहर तक रेगिस्तान में हार्डवेयर का परीक्षण होते देख सकते हैं। यहां तक कि तट के बड़े एरोस्पेस हब जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियन भी आधे दिन की दूरी के भीतर हैं। तो अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में सिर्फ खाली जमीन ही नहीं है, बल्कि सही तरह की खाली जमीन है। सब कुछ सही तरीके से सजा हुआ है, सही उद्योग के पास, सही आसमान के नीचे। यह संयोजन यूं ही नहीं हुआ, यह एक 80 साल पुराने सिस्टम की नींव है, जिसे परत दर परत बनाया गया है, और समय के साथ उस सिस्टम ने युद्ध को नया रूप दे दिया। एक से अधिक बार इसने नियमों को पूरी तरह बदलने में मदद की। व्हाइट सैंड्स रेंज रोड आइलैंड और डेलावेयर दोनों को मिलाकर जितनी जमीन है, उससे भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप इसकी बार के अंदर 9 सबसे बड़े आर्मी बेस भी डाल दें, तो भी आपके पास काफी जगह बची रहेगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नासा और करीब 200 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स सभी यहीं स्थित हैं, और वे सब यहां एक ही चीज के लिए आते हैं, ऐसी चीजों का परीक्षण करने के लिए जिन्हें कहीं और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। हर अमेरिकी हाइपरसोनिक प्रोग्राम जो फिलहाल डेवलपमेंट में है, उसकी जांच यहीं की जा रही है। देश में कहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां खुले एयर स्पेस और कंट्रोल्ड रेंज का ये संयोजन हो। आप वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और मैक 8 की स्पीड से कोई वाहन नहीं उड़ा सकते। व्हाइट सैंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर उच्च ऊर्जा लेजर प्रणालियों का परीक्षण केंद्र छुपी हुई है। ये एक मजबूत बंकर में दफन है, जिसे परमाणु हमले जैसी परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रक्षा विभाग की कुछ सबसे उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स रखी गई हैं, जिनमें नेवी का लेयर्ड लेजर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। 2022 में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का अनुकरण कर रहा था। अगर अमेरिकी हथियारों के लेजर युग की कोई जन्मस्थली है, तो वो न्यू मैक्सिको की यही जमीन है। कुछ 100 मील पश्चिम में नेवल एयर वेपन स्टेशन चाइना लेक स्थित है। यहीं पर नेवी के इंजीनियरों ने 1950 में पहली AIM-9 साइडवाइंडर बनाई थी, जो आने वाले दशकों तक नाटो के फाइटर जेट्स के लिए स्टैंडर्ड मिसाइल बन गई। अमेरिकी नौसेना में अब उड़ने वाले हर एयर लॉन्च्ड हथियार का लगभग 85% चाइना लेक में ही बनाया या टेस्ट किया गया है, जिसमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का काम भी शामिल है। चाइना लेक अब निर्देशित ऊर्जा परीक्षण और हाइपरसोनिक घटकों की जांच भी करता है। यह अगली पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइलों का परीक्षण करता है, जिन्हें चीनी फाइटर के सेंसरों को मात देनी होती है। जैसे ही पुराने प्रोग्राम पूरे होते हैं, वैसे ही नए प्रोग्राम उनकी जगह ले लेते हैं। NTTR इसका केंद्र है। बाड़ के अंदर सोवियत, रूसी,
चीनी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के मॉडल रखे हैं। थ्रेट एमिटर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैदा करते हैं जो असली सरफेस टू एयर मिसाइल ठिकानों से काफी मेल खाते हैं। रेड फ्लैग एक्सरसाइज में उड़ान भरने वाले पायलट उन एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ ट्रेनिंग करते हैं जैसे उन्हें बीजिंग, मॉस्को या तेहरान के ऊपर सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रेनिंग इतनी वास्तविक होती है कि मित्र देशों की एयरफोर्स भी अपने सबसे बेहतरीन जेट्स को इन्हीं अभ्यासों में भेजती हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका की सरजमीन के बाहर ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। इस रेंज को पिछले 80 वर्षों से लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रूमन युग के पुराने रडार सिस्टम्स को बिना ऑपरेशन रोके ही बदला गया। ये नेटवर्क कभी भी ऑफलाइन नहीं हुआ। दशकों तक बिना रुके हुए परीक्षणों ने पृथ्वी पर उड़ान डेटा का सबसे बड़ा भंडार तैयार कर दिया। वह संग्रह अब अपने आप में एक तरह की बढ़त बन गया है, क्योंकि कोई भी विदेशी शक्ति इसे दोहरा नहीं सकती जब तक कि वह भी शुरू से 80 साल तक ऐसे ही प्रयोग न करे। 1990 के दशक की शुरुआत से चीन ने सैन्य अपग्रेड्स में अनुमानित $1.5 ट्रिलियन झोंक दिए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अब सिर्फ संख्या के हिसाब से, अगर आप J-10 बेड़े को कैसे गिनते हैं उस पर निर्भर करता है, तो अमेरिकी वायुसेना से भी अधिक उन्नत लड़ाकू विमान तैनात करता है। हालांकि आप जैसे भी देखें, चीन की वायुशक्ति तेजी से अंतर को कम कर रही है। चीन का सबसे नजदीकी समकक्ष गोबी में झुकाव है और ये तुलना अमेरिकी बढ़त को किसी भी आंकड़े से ज्यादा स्पष्ट कर देती है। 600 मील के भीतर कोई लाइव टेस्ट रेंज और कोई बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। रॉकेट्स केवल संकीर्ण कक्षीय मार्गों तक सीमित हैं। कोई एकीकृत हथियार परीक्षण गलियारा नहीं है। रेड फ्लैग जैसा कोई समकक्ष नहीं है। एडवर्ड्स, ग्रूम लेक, व्हाइट सैंड्स और चाइना लेक के बीच चलने वाले जुड़े हुए क्लासिफाइड लिंक जैसा भी कुछ नहीं है। 2018 तक अमेरिकी अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि चीन ने उसी अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक हाइपरसोनिक उड़ान परीक्षण किए थे। ये इस बात का सबूत है कि कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक समस्या है, चीनी परीक्षण नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। सप्लाई चेन बटी हुई है। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सब कुछ एक ही जुड़े हुए क्षेत्र में होता है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन बीजिंग की समस्या समय है। व्हाइट सैंड्स में रडार नेटवर्क 1945 से ही परिष्कृत किए जा रहे हैं। जब कब्जा किए गए जर्मन V2 रॉकेट के हिस्से पहली बार पहुंचे, तो उड़ान डेटा फाइलें आइजनहावर युग के परीक्षण कार्यक्रमों तक जाती हैं। गोपनीय लिंक एडवर्ड्स, ग्रूम लेक, तोनोपा को जोड़ते हैं। व्हाइट सैंड्स और चाइना लेक को इंजीनियरों की पीढ़ियों द्वारा बनाए गए एक सिस्टम में जोड़ा गया है। यहां तक कि नागरिक विमानों को प्रतिबंधित गलियारों से बाहर रखने वाले नियम भी 1940 में लिखे गए थे और तब से लगातार लागू है। चीन ने अपनी प्रणाली का निर्माण 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया था। निर्माण के मामले में वह तेजी से आगे बढ़ता है। रनवे कुछ महीनों में बनाए जा सकते हैं और रडार साइटें 1 साल से भी कम समय में। लेकिन तेजी से काम करने से अनुभव और प्रयोग की प्रक्रिया की नकल नहीं की जा सकती। कुछ संसाधन सिर्फ पैसों की बात नहीं होते। असलियत में यह अंतर कैसे दिखता है, इसे देखने के लिए बस चेंगडू J-20 को देखिए। ये पहली बार जनवरी 2011 में उड़ा था और कुछ ही दिनों में इसकी तस्वीरें ऑनलाइन घूमने लगी थीं। एक हफ्ते के अंदर पेंटागन ने इस विमान की साफ तस्वीरें देख ली थीं, जबकि इसने अपनी पहली उड़ान भी पूरी नहीं की थी। इसकी तुलना F-117 से कीजिए। अमेरिका ने इसके अस्तित्व को स्वीकार करने से पहले इसे पूरे 7 साल तक पूरी तरह गुप्त रखा था। उस स्तर की गोपनीयता को चीन के लिए हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसके परीक्षण स्थल आम नागरिक सड़कों के करीब हैं और उसकी आधारभूत संरचना ज्यादा उजागर है। तो हाँ, फासला कम हो रहा है। कोई भी गंभीर विश्लेषक आपको यही बताएगा। लेकिन यह फासला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका की जो बढ़त बची है वो अब उन कार्यक्रमों में केंद्रित होती जा रही है जो पूरी तरह से सार्वजनिक नजरों से दूर हैं, और ग्रूम लेक इसका सबूत है। प्रतिबंधित क्षेत्र R4808 N ने दशकों से इस बेस को घेर रखा है। FAA फाइलिंग में इसके उद्देश्य को परीक्षण और प्रशिक्षण बताया गया है। अगस्त 2014 में ग्रूम लेक टैक्सीवे के दक्षिणी छोर पर एक नया हैंगर बनना शुरू हुआ। नागरिक विश्लेषकों ने उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जिसमें लगभग 215 बाय 215 फीट का क्षेत्र दिखाया गया। इसके तुरंत बाद विमानन इतिहासकार पीटर मर्लिन ने एक अलग इमारत का पता लगाया जो वहां बनाई गई थी। ये बेस पर पहले बनी किसी भी चीज से कहीं बड़ी थी। लगभग उसी समय एयरफोर्स ने आसपास की जमीन पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2015 में कई सालों की नाकाम बातचीत के बाद एयरफोर्स ने ग्रूम माइन को जब्त कर लिया। ये आखिरी निजी संपत्ति थी जिससे बेस पर सीधी नजर रखी जा सकती थी। जिस परिवार ने पीढ़ियों तक उस दावे का मालिकाना हक रखा था, उन्हें बातचीत टूटने पर बाहर कर दिया गया। कुछ साल बाद 2018 की शुरुआत में एयरफोर्स ने कांग्रेस से गुहार लगाई। एयरफोर्स ने एनटीटीआर का विस्तार करने के लिए डेजर्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज से 3 लाख एकड़ जमीन को रिफ्यूज के दायरे से बाहर करने की मांग की। संरक्षणवादियों और आदिवासी समूहों ने इसका विरोध किया और आखिरकार यह योजना असफल हो गई। फिर भी
बेस का विस्तार जारी रहा। 2018 से 2020 के बीच विभिन्न हैंगरों पर नई छतों का विस्तार किया गया। ऊपर से देखने पर ये साधारण लगती हैं। असल में ये विमानों को स्टार्ट करने, टैक्सी करने की सुविधा देती हैं और बिना ऊपर से निगरानी में आए विमान रवाना हो सकते हैं। वायुसेना पहले से ही कई ग्राउंड मूवमेंट्स को सैटेलाइट के गुजरने के समय के हिसाब से तय करती थी। अब इन संरचनाओं के कारण यह जरूरी नहीं रहा। फिर वो तस्वीर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। 2022 की शुरुआत में एक प्लैनेट लैब्स सैटेलाइट ने टैक्सीवे पर खुले में खड़े एक रहस्यमय डेल्टा आकार के विमान की तस्वीर ली। विश्लेषक टाइलर रेगोवे के अनुसार यह ग्रूम लेक पर पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग दिखता था। 2025 तक निगरानी करने वालों को और सुराग मिले। एक और सुराग वायुसेना के सबसे अनोखे विमानों में से एक से मिला, जो एक भारी रूप से संशोधित बोइंग 737 है, जिसे कॉल साइन RAT-55 के नाम से जाना जाता है। इसका काम गुप्त विमानों के साथ उड़ान भरना और हर कोण से रडार पर उनकी दृश्यता को मापना है। कई मौकों पर ट्रैकर्स ने मुहावे के ऊपर RAT-55 को उड़ान भरते हुए देखा, अक्सर ऐसे पैटर्न में जो स्टिल्थ परीक्षण से जुड़े होते हैं। RAT-55 केवल तभी उड़ता है जब मापने लायक कुछ होता है और इसकी लगातार मौजूदगी से संकेत मिलता है कि वहां कुछ नया हो रहा था। वायुसेना ने कुछ नहीं कहा, ना ही पेंटागन ने और ना ही किसी बड़े ठेकेदार ने। मार्च 2026 में आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ और दिखाया। पापूज लेक ड्राई लेक बेड पर एक नया हैंगर बना था। तब तक पर्यवेक्षकों ने मान लिया था कि पापूज एक सेंसर टेस्ट जोन या बैकअप लैंडिंग स्ट्रिप है। वहां एक फुल साइज हैंगर होने का मतलब कुछ और ही है। एयरफोर्स अपने अत्यंत गोपनीय कार्यक्रमों को कई जगहों पर बांट रही है। यहां तक कि एक साइट पर काम करने वाले क्लियरेंस प्राप्त कर्मचारी भी अब नहीं जानते कि अगली साइट पर क्या हो रहा है। इसकी तुलना B-21 रेडर के विकास से करें। B-21 ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। 2015 में नॉर्थरोप ग्रुमन को दिया गया। इसे ज्यादातर सार्वजनिक रूप से विकसित किया गया। 2022 में एक टेलीविजन समारोह में पेश किया गया और 2023 में पहली बार उड़ान भरी। उसके बाद एडवर्ड्स में फ्लाइट टेस्टिंग शुरू हुई। एयरफोर्स ने कभी भी इस विमान के अस्तित्व को छुपाने की कोशिश नहीं की और ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। एक समय पर अधिकारियों ने तय किया कि इस बमवर्षक के अस्तित्व की जानकारी उससे कम महत्वपूर्ण है जो क्षमताएं इसके अंदर छुपी हुई हैं। यह आपको बहुत कुछ बताता है कि ग्रूम लेक की बार के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर B-21 को दिखाना सुरक्षित था तो सोचिए क्या चीजें अभी छुपाई जा रही हैं। जो भी चीजें अभी भी ग्रूम लेक की पूरी गोपनीयता में रखी गई हैं, उन्हें अमेरिका के सबसे नए बमवर्षक से भी ज्यादा संवेदनशील माना गया है। जो जानकारी लीक हुई है उसके आधार पर अमेरिकी वायुशक्ति की अगली पीढ़ी 3 हिस्सों के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत छठी पीढ़ी का फाइटर, मानव रहित विंगमैन का एक बेड़ा जिसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और तीसरी क्षमता जिसके बारे में एयरफोर्स अब भी खुलकर बात करने से इनकार करती है। पहले दो के सार्वजनिक नाम है लेकिन तीसरे का नहीं। अमेरिका के हर समकक्ष प्रतिद्वंदी हाइपरसोनिक स्ट्राइक हथियार बना रहे हैं। मिसाइलें जो मैक 5 या उससे अधिक की गति से उड़ती हैं, उन ऊंचाइयों पर जहां हर मौजूदा अमेरिकी इंटरसेप्टर दूरी कम करने से पहले ही अपनी सीमा से बाहर हो जाता है। पेंटागन ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। ये पूरी रक्षा संरचना में एक बड़ी कमी है। वर्गीकृत एयरफोर्स बजट में कई वर्षों से एक अज्ञात मद शामिल है। जो विश्लेषक इन चीजों पर पेशेवर रूप से नजर रखते हैं, वे इसे किसी भी ज्ञात कार्यक्रम से जोड़ नहीं पा रहे हैं। यह छठी पीढ़ी के फाइटर से मेल नहीं खाता। यह सहयोगी लड़ाकू विमानों से मेल नहीं खाता। यह किसी भी वर्तमान में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए डायरेक्टेड एनर्जी कार्यक्रम से मेल नहीं खाता। और फिर है RAT-55, स्टेल्थ मापने वाला विमान। ऐसी उड़ान प्रोफाइल में देखा गया है जिन्हें विश्लेषक पारंपरिक विमान की टेस्टिंग के अनुरूप नहीं मानते। इस रेगिस्तान में किसी ऐसी चीज की माप ली जा रही है जिसका कोई नाम नहीं है और एयरफोर्स कोई नाम देने वाली भी नहीं है। इसी बीच ड्रोन का हिस्सा पहले ही आकार ले रहा है। 2024 में एयरफोर्स ने जनरल एटॉमिक्स और एंड्यूरिल को पहले बैच के सहयोगी लड़ाकू ड्रोन बनाने के लिए चुना, जिसका उड़ान परीक्षण नेवादा परिसर के भीतर चल रहा है। लक्ष्य है कि कम से कम 1000 ऐसे ड्रोन हों। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मानव चालित लड़ाकू विमानों से आगे उड़ें और सेंसर, हथियार या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण ले जाएं। अगर दुश्मन की मिसाइलें दागी जाती हैं तो सबसे पहले ये ड्रोन ही निशाना बनते हैं। पायलट बच जाता है और मिशन जारी रहता है। और फिर तीसरा हिस्सा है जिसका नाम लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वजह जो शायद ये समझा सकती है कि ग्रूम लेक अब भी क्यों फैल रहा है। यह पहली बार नहीं है जब रेगिस्तान ने ऐसा हथियार छुपाया हो जिसने इतिहास बदल दिया। अप्रैल 1955 में CIA ने ग्रूम लेक को एक नए जासूसी विमान के लिए चुना था। चयन समिति ने सूखी झील के ऊपर से उड़ान भरी, एक नजर डाली और तुरंत उस जगह को चुन लिया। समतल झील का तल, बंद नेवादा एयर स्पेस, किसी भी शहर से दूरी। देश में कोई और जगह इतनी उपयुक्त नहीं थी। U-2 को बर्बैंक के स्कंक वर्क्स में लगभग 8 महीनों में डिजाइन किया गया था। उसी साल अगस्त तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया था।
जो सूखी झील के ऊपर उड़ान भर रहा था। 4 जुलाई 1956 तक U-2 सोवियत क्षेत्र के ऊपर 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यह हर सोवियत फाइटर की सीमा से ऊपर था और उस समय सेवा में मौजूद हर सोवियत मिसाइल की पहुंच से बाहर था। यही मॉडल है जिसे रेगिस्तान तब से चला रहा है। इसे गुप्त रूप से बनाओ, इसे गुप्त रूप से उड़ाओ और इसका इस्तेमाल करो इससे पहले कि दूसरी तरफ को पता चले कि ये असली है। U-2 को आखिरकार 1 मई 1960 को स्वेर्दलोव्स्क के ऊपर मार गिराया गया था। सोवियतों ने मलबे और पकड़े गए पायलट को कैमरों के सामने प्रदर्शित किया और इसी के साथ कार्यक्रम की गोपनीयता खत्म हो गई। लेकिन तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही 4 साल तक तैनाती और सोवियत ठिकानों के ऊपर टोही उड़ान का लाभ उठा चुका था। U-2 द्वारा लाई गई तस्वीरों ने अमेरिकी योजनाकारों की सोवियत क्षमता के बारे में जानकारी बदल दी थी। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था। U-2 द्वारा ली गई तस्वीरों ने ठीक ठीक दिखा दिया कि सोवियत मिसाइलें कहां थीं और उन्हें कैसे तैनात किया गया था। इस विमान द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी ने इस कार्यक्रम की लागत को 1000 गुना वसूल कर लिया और ये तो बस शुरुआत थी। इस रेगिस्तान से अगला विमान सिर्फ सोवियत क्षेत्र के ऊपर नहीं उड़ा, इसने उन्हें चुनौती दी कि वे इसके खिलाफ कुछ करें। SR-71 ब्लैकबर्ड ने पहली बार 1964 में उड़ान भरी थी। यह लगभग 2200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 85,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरता था। यह उसे हर सोवियत इंटरसेप्टर की सीमा से ऊपर और उस समय सेवा में मौजूद हर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की पहुंच से बाहर ले गया। पूरे शीत युद्ध के दौरान SR-71 ने प्रतिबंधित क्षेत्रों के ऊपर टोही मिशन उड़ाए और जमीन पर किसी के भी प्रतिक्रिया देने से पहले तस्वीरें लेकर लौट आया। सोवियतों ने कोशिश की। SR-71 के संचालन काल में उन्होंने उस पर 4000 से अधिक मिसाइलें दागीं, लेकिन एक बार भी निशाना नहीं लगा सके। इतनी तेज चीज बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए थी वो मानो जानबूझकर हद से ज्यादा बेतुकी थी। SR-71 की गति पर एल्यूमीनियम पिघल जाता है, इसलिए इसका एयरफ्रेम टाइटेनियम से बनाया गया था। इसका अधिकांश हिस्सा काफी विडंबना के साथ शेल कंपनियों के जरिए सोवियत संघ से मंगवाया गया था। क्रूजिंग स्पीड पर इसकी बाहरी सतह 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म हो जाती थी और पूरा एयरफ्रेम कई इंच लंबाई में फैल जाता था। ईंधन टैंक जमीन पर रिसने के लिए डिजाइन किए गए थे। वे केवल तभी सील होते थे जब ऊंचाई पर धातु फैल जाती थी। विमान को जानबूझकर तब तक खराब बनाया गया था जब तक वह खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं उड़ता था। ये वर्षों तक गोपनीय रहा। सोवियतों को पता था कि उनकी हवाई सीमा में कुछ है। वे उसके रडार सिग्नेचर को इतना ट्रैक कर सकते थे कि उस पर फायर कर सकें। वे बस उसे पकड़ नहीं सकते थे, वे उसे रोक नहीं सकते थे और ना ही सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर सकते थे कि कोई विदेशी विमान उनकी सबसे संवेदनशील जगहों के ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ान भर रहा है। जब तक यह कार्यक्रम सार्वजनिक जानकारी बना, तब तक यह सैकड़ों मिशन पूरे कर चुका था। इससे मिली खुफिया जानकारी ने 2 दशकों तक अमेरिकी रणनीतिक योजना को आकार दिया। U-2 ने साबित कर दिया कि रेगिस्तान एक हथियार को छुपा सकता है। SR-71 ने साबित कर दिया कि वह ऐसा हथियार छुपा सकता है जो दुश्मन को उस वक्त बेबस दिखा दे जब ये सब हो रहा हो। स्टेल्थ क्रांति की शुरुआत इसी रेगिस्तान में हुई थी, लेकिन ये सब रेगिस्तान ने अकेले नहीं किया। इस क्रम में हर विमान, U-2, SR-71 और उसके बाद आने वाले विमान सभी एक ही संगठन द्वारा बनाए गए थे, जो एक ही नियमों के तहत एक ही इमारत में काम कर रहा था। पामडेल, कैलिफोर्निया में, जो टेस्ट रेंज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, वहीं तैयार उत्पादों ने पहली बार उड़ान भरी थी। इसे स्कैंक वर्क्स कहा जाता है, जो लॉकहीड का उन्नत विकास प्रभाग है। केली जॉनसन ने 1940 के दशक से इसे चलाया, एक ऐसी सोच के साथ जो कभी वास्तव में नहीं बदली। छोटी टीम, अत्यधिक गोपनीयता, टेस्ट सुविधाओं तक सीधी पहुंच और ऐसे इंजीनियर जिनके पास बिना अनुमति मांगे फैसले लेने की पूरी ताकत हो। न कोई कमेटी, न कोई लंबी मंजूरी की प्रक्रिया और न ही कोई सार्वजनिक घोषणा। U-2 ने डिजाइन ब्रीफ से पहली उड़ान तक सिर्फ 8 महीनों में सफर तय किया। 8 महीने। इसके बाद SR-71 आया, फिर हैव ब्लू, फिर F-117 और फिर F-22। स्कैंक वर्क्स अभी भी मौजूद है, ये अभी भी पामडेल में है और ये अभी भी गोपनीय है। वहां आज जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, उन्हें उन इंजीनियरों ने प्रशिक्षित किया है जिन्होंने उनसे पहले के प्रोग्राम्स पर काम किया था। संस्थागत ज्ञान लोगों के रिटायर होने पर खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ता रहता है और जो भी वो अभी बना रहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो अभी भी उसी रेगिस्तान में हैं जहां वे हमेशा से रहे हैं। रेगिस्तान ने भौगोलिक स्थिति दी, स्कैंक वर्क्स ने तरीका दिया। ये संयोजन लगातार 80 वर्षों से चल रहा है। अब ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टमों की नकल करना इमारतों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। लॉकहीड का हैव ब्लू डेमोन्स्ट्रेटर पहली बार 1977 में ग्रूम लेक पर उड़ा और फिर वह क्रैश हो गया। पहला प्रोटोटाइप मई 1978 में गिर गया था, दूसरा प्रोटोटाइप जुलाई 1979 में उसके बाद गिर गया। वही नतीजा रहा। उस समय प्रोग्राम के पास कोई उड़ने वाला विमान नहीं था, कोई सिद्ध ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट नहीं था
और स्कंक वर्क्स की टीम ने दोनों टेस्ट व्हीकल्स को नष्ट कर दिया था। स्टेल्थ कॉन्सेप्ट को कभी भी ऑपरेशनल स्तर पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। 2 साल में 2 क्रैश, ऐसे रेगिस्तान में जिसके बारे में किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। कहीं और होता तो प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाता, लेकिन एयरफोर्स ने जारी रखा। वे डेटा के पीछे थे। दोनों विमानों के सेंसर ने टक्कर से ठीक पहले के हर पल को रिकॉर्ड किया। एयरफ्रेम क्या कर रहा था, तनाव में रडार सिग्नेचर कैसे व्यवहार कर रहा था, क्या फेल हुआ और किस क्रम में। F-117 जो 1991 में बगदाद की एयर डिफेंस को पार कर गया था, वो उन क्रैश के बावजूद नहीं बना था, वो उन्हीं क्रैश की वजह से बना था। चीन एक टेस्ट फैसिलिटी अमेरिका से ज्यादा जल्दी बना सकता है। वो एक दशक की दर्ज की गई असफलताओं को नहीं बना सकता और उनसे इंजीनियरिंग के सबक नहीं निकाल सकता। इस रेगिस्तान में हर क्रैश आर्काइव में जाता है, कुछ भी फेंका नहीं जाता। कोई भी निर्माण बजट इस बढ़त की नकल नहीं कर सकता। कुछ साल बाद वो विमान जो बाद में F-117 नाइट हॉक बना, उसी सूखी झील की तलहटी से उड़ान भर रहा था। 1983 तक वायुसेना के पास पहले से ही टोनोपाह टेस्ट रेंज पर ऑपरेशनल स्टेल्थ विमान थे और लगभग किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। कई सालों तक क्रू मेंबरों को सुरक्षित कंपाउंड्स में बस से लाया जाता था। वे लगभग पूरी तरह रात में ही उड़ान भरते थे और कई स्तरों की गोपनीयता में काम करते थे। यह इतना प्रभावी था कि पेंटागन ने 1988 तक F-117 के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार भी नहीं किया था। तब तक यह विमान पहले ही 5 साल से सक्रिय सेवा में था और सैकड़ों मिशन पूरे कर चुका था। एक पूरा स्टेल्थ स्क्वाड्रन तब तक मौजूद था जब तक जनता को यह पता भी नहीं था कि यह जेट असली है। फिर आया डेजर्ट स्टॉर्म, युद्ध की पहली रात। F-117 ने धरती के सबसे घने एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक को चकमा दिया और बगदाद के आसपास के लक्ष्यों पर हमला किया, बिना एक भी विमान को दुश्मन की गोलीबारी में खोए। इराकी रेडियो ऑपरेटरों के सामने एक ऐसी समस्या थी जिसका सामना कोई भी सेना नहीं करना चाहती थी। वे ऐसे हथियार के खिलाफ रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे जिसके अस्तित्व के बारे में उन्हें मुश्किल से ही पता था। यही असली बढ़त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिर्फ स्टेल्थ तकनीक नहीं बनाई, बल्कि इसे इतना गुप्त रखा कि इसे तैनात किया जा सके। जब तक अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को यह समझ में आया कि नेवादा के रेगिस्तान में क्या बनाया गया है, तब तक यह तकनीक युद्ध के नियमों को बदल चुकी थी। यहां पर प्रेडेटर UAV का भी परीक्षण किया गया था। जनरल एटॉमिक्स ने पहला प्रेडेटर जुलाई 1994 में मोजावे के एल मिराज एयरफील्ड से उड़ाया था। नेवादा परिसर के अंदर चौड़े और समतल मैदान ने ही इसे संभव बनाया। इंजीनियरों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे दूर दराज तक रिमोट पायलटिंग लिंक का परीक्षण कर सकें, जो किसी और जगह सुरक्षित रूप से संभव नहीं था। 2001 तक प्रीडेटर अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध मिशन उड़ा रहा था। चीन ने 2014 तक कुछ भी तैनात नहीं किया था। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसी तकनीक में 20 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी चुनौती के दबदबा मिला, जिसने बाद में इराक से लेकर यमन और यूक्रेन तक युद्ध की तस्वीर बदल दी। इस बिंदु तक ये पैटर्न इतना लगातार है कि इसे किस्मत नहीं कहा जा सकता। रेगिस्तान सिर्फ वो जगह नहीं है जहां इन हथियारों का परीक्षण होता है, बल्कि यही वो जगह है जो शुरू से इनके विकास को संभव बनाती है। नए ग्रूम लेक हैंगरों के अंदर जो भी है वह अपने अंतिम रूप जैसा नहीं दिखेगा। निर्माण की समय सीमा को व्यावसायिक सैटेलाइट इमेजरी से जाना जा सकता है, लेकिन जो सबसे अहम है वह है खुद विमान कभी दिखाई नहीं देता। एयरफोर्स ने दशकों तक ऊपर से निगरानी की समस्या का हल निकाला है। गुप्त टैक्सीवे जमीन पर होने वाली गतिविधियों को छुपाते हैं। उड़ान कार्यक्रम सैटेलाइट के गुजरने के समय के अनुसार बदल दिए जाते हैं। अलग अलग सुविधाएं इस बात का संकेत देती हैं कि कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। अंतरिक्ष से आप सिर्फ बाहरी ढांचा देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है वह नहीं देख सकते। और यही वह सीमा है जिस पर हर विदेशी खुफिया एजेंसी आकर रुक जाती है। वे सभी एक ही 3 चीजों से बंधे हुए हैं: कोण, रेजोल्यूशन और समय। जो जानकारी वास्तव में मायने रखती है वह कभी भी फ्रेम में नहीं आती। यही सबसे अजीब बात है। जिन देशों को नेवादा के रेगिस्तान में क्या बनाया जा रहा है, यह सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, वही उसका पता लगाने में सबसे कम सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वे देख नहीं रहे हैं, बल्कि इसलिए कि 86 साल की तरक्की के बाद यह सिस्टम उन्हें मात देने के लिए ही बनाया गया है। इस वक्त विदेशी जासूसों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हैंगरों के अंदर क्या है। न उन्हें पता है कि विमान कब उड़ान भरेगा, न ही ये कि वो उड़ान भरने के बाद क्या करेगा। और जब तक वे इन बातों का पता लगाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विमान तब तक सेवा में आ चुका होता है और विकास अगली परियोजना की ओर बढ़ चुका होता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह अंतर जल्दी ही कम हो जाएगा। इसकी असली वजह हार्डवेयर नहीं है। असली बढ़त तो वह जमा किया गया ज्ञान है जो एक पीढ़ी के इंजीनियरों से अगली पीढ़ी को मिलता है। जिन लोगों ने F-117 बनाया, उन्होंने B-2 को आकार देने में मदद की। B-2 के पीछे जो इंजीनियर थे, उन्होंने B-21 बनाने में मदद की। और आज के गुप्त कार्यक्रमों पर काम कर रही कई टीमों को उन्हीं लोगों ने प्रशिक्षित किया है जो उनसे पहले थे। यही रेगिस्तान उस कड़ी को जिंदा रखता है। इंजीनियर अपना पूरा करियर उन्हीं कुछ गिनी चुनी सुविधाओं के बीच घूमते हुए बिताते हैं और अपने साथ अनुभव लेकर चलते हैं। ये कार्यक्रम उसी एयर स्पेस के अंदर रहते हैं जो दशकों से बाहरी जांच से बचा हुआ है। यह डेटा उस परीक्षण ढांचे में जाता है जो 1945 से लगातार बेहतर होता आ रहा है,
जब जर्मनी से पकड़े गए पहले V2 रॉकेट के हिस्से व्हाइट सैंड्स पहुंचे थे। आप नई इमारतों पर अरबों खर्च कर सकते हैं, जो चीज आप नहीं खरीद सकते वो है 80 साल का लगातार चला आ रहा अनुभव। और यहीं से हम वापस आते हैं उस जासूसी गुब्बारे पर जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। वो टोही उड़ान यूं ही नहीं थी। बीजिंग ने उसे इस परिसर के अंदर मौजूद ठिकानों का नक्शा बनाने के लिए भेजा था। चीनी जासूसों को इस यात्रा से कुछ हासिल हुआ, लेकिन चीन ने एक सेंसर प्लेटफॉर्म भी खो दिया। इसके बदले में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को जासूसी उपकरण का एक बरामद टुकड़ा सौंप दिया, जिसे वे खोलकर देख सकते थे। गुब्बारा अमेरिकी हवाई क्षेत्र में अलेउशियन द्वीपों के रास्ते दाखिल हुआ। ये इडाहो में घुसा और फिर मोंटाना से दक्षिण की ओर बहता हुआ मालमस्ट्रॉम में मिनटमैन 3 साइलो के ठीक ऊपर से गुजरा। रास्ते का हर हिस्सा अमेरिकी रणनीतिक संपत्तियों के ऊपर से गुजरा। चीनी लोगों ने रास्ता चुना था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि सेंसरों से कहां की बातें सुननी है। बाद में विदेश विभाग ने पुष्टि की कि यह गुब्बारा चीनी बेड़े का हिस्सा था, ऐसा बेड़ा जो 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के ऊपर से उड़ चुका है। वॉशिंगटन ने उड़ान मार्ग के नीचे स्थित ठिकानों पर संवेदनशील ट्रांसमीटरों को बंद कर दिया था। सिर्फ यही कदम दिखाता है कि अमेरिका बीजिंग की जासूसी को कितनी गंभीरता से लेता है। हर दिन रेगिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट पास उन चीजों को देखने की कोशिश है जिन्हें देखना नहीं चाहिए। बढ़ता हुआ प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, ढंके हुए टैक्सीवे, पापूस में नया हैंगर, ये सब उस दबाव के जवाब में हैं। एयरफोर्स सिर्फ मौजूदा रहस्यों की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि उन तक पहुंचना और भी कठिन बना रही है। गोपनीयता इन कार्यक्रमों की रक्षा करती है और ये कार्यक्रम गोपनीयता को सही ठहराते हैं। यह चक्र खुद को ही बढ़ाता है। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम शायद अमेरिकी इतिहास में अदृश्य श्रम का सबसे बड़ा केंद्र है। पीढ़ियों से दसियों हजार कामगारों ने अपना पूरा करियर ऐसे कार्यक्रमों में बिताया है जिनके बारे में वे कभी बात नहीं कर सकते थे। ऐसे विमान जिन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी, उन्हें उन लोगों ने बनाया जिनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आए और शायद कभी आएंगे भी नहीं। अमेरिकी सदी को परिभाषित करने वाले सैन्य लाभ इसी कार्यबल ने बनाए थे। अगला बड़ा युद्ध शायद अपने शुरुआती दिनों में ही तय हो सकता है। वायु श्रेष्ठता आगे की हर चीज को आकार देगी। सबसे महत्वपूर्ण विमान वे हो सकते हैं जिन्हें आज जनता जानती भी नहीं है। वे विमान हो सकते हैं जो हैंगर के अंदर खड़े हैं, जिनके अस्तित्व को वायुसेना अब भी स्वीकार करने से इनकार करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से कोई नया मानवयुक्त वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान तैनात नहीं किया है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम इसे बदलने के लिए बनाया गया है। 2020 से चली आ रही रिपोर्टों के अनुसार एक प्रोटोटाइप पहले ही नेवादा परिसर के अंदर कहीं से गुप्त रूप से उड़ चुका है। अन्य देश उन्नत लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं। सऊदी अरब ने ऐसा किया है, यूएई ने ऐसा किया है, दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा किया है। लेकिन वे जो नहीं कर सकते वो है एक पूरी तरह से नई श्रेणी का हथियार बनाना, इससे पहले कि किसी और को उस श्रेणी के अस्तित्व का पता चले। दुनिया में कहीं और ऐसी भौगोलिक स्थिति, ऐसा औद्योगिक आधार और ऐसा संस्थागत ज्ञान एक साथ नहीं मिलता। और वही सुरक्षित हवाई क्षेत्र। एक सैटेलाइट ऊपर से गुजरता है, वह एक सूखी झील की सतह, कुछ हैंगर, एक रनवे और कुछ प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र को कैद करता है। तस्वीर साधारण सी लगती है और जो विश्लेषक इसे देखता है उसे कुछ भी खास नहीं मिलता। यही असल बात है। वही सिस्टम जिसने शीत युद्ध के दौरान क्रांतिकारी विमानों को छुपाया था, आज भी काम कर रहा है। वायुसेना का गोपनीय बजट अब सालाना $30 अरब से भी ज्यादा है। उस पैसे का बड़ा हिस्सा इस रेगिस्तान में गायब हो जाता है, जिससे ऐसी सुविधाएं, कार्यक्रम और विमान वित्त पोषित होते हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर रहते हैं। और यही असली सबक है। नेवादा के रेगिस्तान में सबसे कीमती चीज कभी भी विमान नहीं रही है, वो है उन्हें गुप्त रूप से बनाने की क्षमता। जब तक एक प्रोग्राम का खुलासा होता है, अगला प्रोग्राम पहले ही सुरक्षा की एक और परत के पीछे उड़ रहा होता है। 86 सालों से भी ज्यादा समय से यही तरीका चला आ रहा है। और अगर ये तरीका अब भी काम कर रहा है, तो हवाई ताकत का भविष्य शायद वो नहीं है जो हमने अभी तक देखा है, लेकिन वो जरूर है जिसने हमें पहले ही देख लिया है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।